दोस्तों, मेरा नाम है केवी नील और आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ऑडियो स्टोरी विद केवी नील में। और आज की कहानी का नाम है भटकती आत्मा की रहस्यमयी प्रेम कथा भाग 1। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और यह कहानी मेरे एक दोस्त ने भेजी है जिसका नाम है सनी। आइए आज की कहानी उसी की जुबानी में सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सनी और ये कहानी सन 2009 की है। उस समय मेरी उम्र महज 16 वर्ष की थी। मैं और मेरा परिवार पापा की नौकरी के कारण शहर में ही रहते थे और वहीं रहकर मैं पढ़ाई भी करता था। गर्मियों का समय था। मैं मई और जून की छुट्टियां मनाने अपने गांव रायपुर आया हुआ था। हमारा गांव काफी पिछड़ा हुआ था, जिस वजह से वहां ज्यादातर पुराने घर और खंडहर आसानी से देखे जा सकते थे। चारों तरफ गांव के पेड़ होने के कारण हमारा गांव बाहर के मेन रास्ते से एक भूतिया जंगल की तरह दिखता था। शाम के समय मैं और मेरे दोस्त मिलकर कुछ न कुछ खेला करते थे। एक शाम की बात है, मैं और मेरे दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। शाम को अंधेरा होने लगा था और मैं खेलते खेलते वहीं बने हुए एक खंडहर में छुप गया। उस खंडहर में घुस गया जहां एकदम से घोंपा अंधेरा था। थोड़ी देर तो सब ठीक रहा, पर थोड़ी देर में ही मुझे एहसास हुआ कि वहां एकदम से ठंड पड़ने लगी है और उस अंधेरे में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आस पास घूम रहा है। यह सब देख के मैं डरने लगा और भगवान का नाम लेकर वहां से बाहर की ओर भागने लगा। बाहर निकलने की कोशिश करते करते मुझे एकदम से पता नहीं क्यों सर में काफी तेज दर्द होने लगा और ऐसा दर्द जैसे लग रहा हो कि मेरा सर काफी तेज से फटा जा रहा है। मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब मेरी आंख खोली तब मैंने देखा कि मैं अपने घर पर था। मेरे परिवार वाले मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे मेरी आंखें खोलती जा रही थी तो मुझे सामने एक बूढ़े बाबा दिखे जो कुछ बुदबुदा रहे थे और मुझ पर फूंक मार रहे थे। और मैं पूरी तरह से जब होश में आ गया तो वो माँ को कुछ बता के वहां से चले गए। फिर मुझे माँ ने खाना दिया और मैं खाना खाकर वहां सो गया। अगले दिन सब सामान्य रहा और मैं खेलने भी गया। रोज की तरह शाम को खाना पीना करके छत पर लेटने चला गया, क्योंकि गांव में होने की वजह से हमारे चाचा ताऊ और सभी साथ में ही रहते थे, जिस वजह से हम लोग मिलकर छत पर साथ में ही लेटते थे। जब मैं लेट गया तब मेरे चाचा जी का लड़का, जो कि मेरे पास ही लेटा हुआ था, उसने मुझे कल की घटना के बारे में पूछा तो मैंने उससे सब बता दिया। वो मेरी बात सुनकर एकदम से परेशान और हैरान हो गया। उसके परेशानी के भाव साफ साफ झलकने लगे थे। फिर मैंने पहल करते हुए उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, तो उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर अब मेरे होश उड़ गए। वो बोला, यही गांव में दूसरे मोहल्ले में एक लड़की थी जिसका नाम नीलम था। उसकी उम्र महज 14-15 वर्ष रही होगी, जिसका अपने ही स्कूल में एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिसकी खबर उसके घर वालों को लग गई। फिर उसके घर वालों ने उसे घर में ही बंद करके रखा, जिस कारण उसके घर में आए दिन कोई न कोई झगड़ा होता रहता था और ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। बात फैलने की वजह से घर वालों को काफी गुस्सा और बदनामी का डर सताने लगा। इस बदनामी के डर से उसके भाई और पापा ने एक दिन मिलकर उसे मारने का प्रोग्राम बनाया। कुछ दिन बीते ही थे कि एक बार फिर लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अगले ही दिन उसके भाई और पापा ने एक दिन सुबह के समय उसे घर के पीछे वाले कमरे में पंखे से लटका दिया और गांव में यह खबर फैला दी कि नीलम कहीं भाग गई है। तो गांव वालों ने मिलकर गांव के बाहर और जंगल में खूब ढूंढा पर नीलम नहीं मिली। फिर उसी शाम को एक खबर मिली कि नीलम ने खुदकुशी कर ली है। उसकी लाश को रात में गांव के पास वाले जंगल में ही जला दिया गया। पर सुबह देखने पर पता चला कि उसका आधा ही शरीर जला था। तो उसके भाई ने फिर वहीं एक गड्ढा खोद के उसके बचे हुए शरीर को दफना दिया। इस तरह से नीलम का अंत हो गया। पर हमारे यहाँ एक मान्यता है
कि जो भी मनुष्य अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ मार दिया जाता है या मर जाता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और वो भटकती रहती है। फिर मैं जब तक गांव में रहा मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे आसपास कोई रहता है पर वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह एहसास मुझे तब तक हुआ जब तक मैं गांव में रहा और उसके बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो गईं। मैं और मेरा परिवार वापस शहर में पढ़ाई करने के लिए चले गए और इस कहानी का अंत यही होता है। अब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि उस आत्मा ने मेरे साथ क्या किया। अगर आपने मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केवी नील और आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ऑडियो स्टोरी विद केवी नील में। और आज आप सुन रहे हैं मेरे साथ भटकती आत्मा की रहस्यमयी प्रेम कथा का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि मैंने आपको भाग 1 में बताया कि उस लड़की यानी कि नीलम की असमय मृत्यु से उसकी आत्मा भटक रही थी और उसकी प्रेम इच्छा अभी भी अधूरी थी जिसे पूरा करने के लिए वह बेताब थी। नीलम को मरे हुए 10 वर्ष बीत चुके थे और उस घटना के बाद मुझे मेरे घर वालों ने कभी गांव नहीं आने दिया। बहन की शादी की वजह से 10 वर्ष बाद मैं वापस गांव फिर से आया। 10 वर्ष बीत जाने की वजह से मैं ये सारी बातें भूल चुका था और अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था। मैंने देखा मेरा घर नया बन चुका है और आसपास के खंडहर भी टूटकर नए घर बन चुके हैं। लगभग सब कुछ बदल चुका था। घर पे एक शादी का माहौल था जिस वजह से घर में बहुत लोगों की आवाजाही लगी हुई थी और काफ़ी शोरगुल का माहौल था। मैं दिन भर शादी का सामान लाने और ले जाने में व्यस्त रहता था और जब थक जाता था तो घर से 40 मीटर की दूरी पर स्थित मेरा एक बाग जहां मैं चला जाता था और कुछ देर आराम से बैठकर शांति का आनंद लेते हुए अपनी थकान मिटा लेता था। एक दिन की बात है, मैं अपनी थकान मिटाने के लिए उसी बाग में बैठा था। तभी एक हवा का बहुत ठंडा सा झोंका आया और मुझे इस तरह से छू के निकल गया जैसे मुझे कोई छू कर गया हो और मुझे कुछ अजीब भी लगा। मैं झोंके के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से बाग में ही लगे एक जंगल जलेबी के पेड़ पर कुछ हलचल हुई। उस हलचल ने एकाएक मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने ध्यान से उस पेड़ के चारों ओर और उस पेड़ को देखा पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं अपने फ़ोन में समाचार देखने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जमीन पर गिरे सूखे पत्तों में किसी के पैर रखने से आहट हुई और वो आहट एक इंसान के चलने जैसी थी। उस आहट को सुनकर मैंने तुरंत पेड़ की तरफ देखा जिधर से वो आवाज़ आई थी, पर मेरे देखते ही वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। फिर कुछ ही देर में वहाँ मेरा चचेरा भाई रमन आ पहुँचा जिससे मैं सब कुछ भूलकर उससे बातें करने लगा। फिर उसी के साथ घर आ गया और उसके अगले दिन मैं शादी के कपड़े लेने के लिए सबको लेकर शहर चला गया। शहर जाकर हम लोगों ने पूरे दिन शादी की शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग गांव आ गए और अब अगले दिन मुझे कोई काम नहीं था तो मैं लगभग खाली ही था। शांति और आनंद की तलाश में बाग में आ गया। मैं बाग में बैठा फ़ोन चलाने में मस्त था। तभी अचानक से मेरी नज़र उस पेड़ की तरफ पड़ी और इस बार मैं एकदम से डर गया। उस पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी और वो चुपचाप खड़े होकर मुझे घूरे जा रही थी। मैंने उसे देखकर अनदेखा किया और खुद को संभाला। फिर मैं वापस अपने फ़ोन को देखने लगा और 5 मिनट तक एक वीडियो देखकर जब मैं वापस मुड़ा तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी और फिर कहाँ चली गई, क्योंकि उस बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था और उसी रास्ते पर पड़ी बेंच पर मैं बैठा था। मैंने उसे न आते देखा और न जाते देखा।
इस घटना से मैं डर गया और वहाँ से उठकर वापस घर आ गया। घर आकर सारा दिन मैं उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। उसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल की रही होगी और वह देखने में एक बेहद ही आकर्षक थी। मैं उसे देखकर डर भी गया था, पर वह मुझे पसंद भी आ गई थी। पर वह कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते 2 दिन निकल गए। फिर शादी से 1 दिन पहले गांव में कुछ रीति रिवाज होते हैं। तब मैंने उसे फिर शाम को अपने घर पर देखा। जब मैंने उसे अपने घर पर देखा तो वो मुझे ही देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर बदले में मैं भी मुस्कुरा दिया और यही मेरी पहली गलती थी। पर मैं आगे होने वाली घटनाओं से अनजान था, पर मैं मन ही मन बहुत खुश था और उसका ध्यान अपनी ओर देखकर शायद मुझे ये लगा कि वो मुझे पसंद करती है। फिर थोड़ी ही देर में वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मैं भी बाहर के कामों में व्यस्त हो गया और फिर रात को मैंने रमन से उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने बताया वो यहीं पिछली गली में 2 घर छोड़ के रहती है और उसका नाम प्रीति है। लड़की की जानकारी लेने के बाद मैं सो गया क्योंकि दिन भर मैं काफ़ी थक चुका था और अगले दिन बहन की शादी थी, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ के ढेर सारे काम निपटाने थे। फिर सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वही लड़की मेरे लिए चाय लेके आई थी और मेरी चादर खींच के मुझे उठा रही थी। मैं उठा खड़ा, फिर उसके हाथ से चाय लेकर उसे एक स्माइल दी और बदले में उसने भी मुझे स्माइल दी, पर वो चाय का कप पकड़ा के वहीं पर खड़ी रही, मुझे देखती रही मानो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो मुझे उसके भाव समझ आ गए और मैंने उससे पूछा कि आपको कुछ कहना है क्या, मुझसे कोई बात करनी है? तो उसने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने उससे कहा बोलिए, पर उसने कहा यहाँ नहीं। तो मैंने कहा कि यहाँ नहीं तो कहाँ? वो बोली दोपहर में 12 बजे के आसपास बाग में आ जाना। मैंने भी हाँ कर दी और फिर नहा धो के अपने काम में व्यस्त हो गया। उस दिन लगा कि टाइम कुछ ज़्यादा जल्दी ही कट गया है। मैं काम में व्यस्त था और मैंने एकाएक अपनी हाथ घड़ी देखी तो उसमें 12 बजने वाले थे, तो मैं वहाँ से नज़र बचा के बाग में चला गया। वहाँ देखा तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मैं बेंच पर बैठ गया, तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा भाई का फ़ोन था और वो बोल रहा था कहाँ है तू, घर पे आ, सब तुझे ढूंढ रहे हैं। पड़ोस के गांव से मिट्टी के कुछ बर्तन लाने हैं जिसलिए तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना है। मैंने उससे बोला कि 10-15 मिनट संभाल ले भाई, मैं आता हूँ, और फ़ोन रख दिया। तभी मुझे एकदम से मेरे पीछे से किसी के लिपटने का एहसास हुआ और मैं चौंक गया। फिर डरते हुए मैंने देखा तो वो प्रीति थी और वो मुझसे लिपट कर खुश होते हुए बोली मैंने तुम्हारा 10 साल इंतज़ार किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उसकी इस बात को सुनकर मैं भी खुश हो गया और उससे बोला आई लव यू टू प्रीति, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। तभी 2-4 मिनट बाद मेरा फ़ोन फिर से बजा और मैंने देखा रमन की कॉल थी। तो मैं प्रीति से बोला मुझे अभी जाना है, बाद में मैं मिलता हूँ तुमसे। उसके बाद मैं घर आ गया और फिर रमन के साथ वहाँ से दूसरे गांव जाकर मिट्टी के बर्तन लेने चला गया। फिर शाम को सारा शादी का सामान आया और पकवान बने, मिठाइयाँ बनी और बारात आई और शादी अच्छे से निपट गई। उसके दूसरे दिन मुझे मेरी कोचिंग से फ़ोन आ गया तो मैं वापस दिल्ली आ गया। यहाँ आके हम दोनों की फ़ोन पर बात होने लगी और ऐसे ही 2 महीने बीत गए। फिर 2 महीने बाद मैं वापस अपने गांव आया और इस बार हमने मिलने का प्लान बनाया। अगले 15 दिन हम रोज़ मिले, पर रोज़ रात को बाग में उसी बेंच पर बैठकर एक दूसरे की बाहों में मिलते थे। फिर ऐसे ही जब 15 दिन बीत गए, मुझे वापस दिल्ली जाना था। उससे 1 रात पहले मैंने उससे बोला तुम रोज़ रात को सपने की तरह आती हो पर दिन में कभी नहीं मिलती हो और ना ही दिन में मिलने पर मुझे पहचानती हो, ऐसा क्यों?
तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, सुबह के 4 बजने वाले हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर मैंने घड़ी की ओर देखा तो सच में 4 बजने वाले थे। तो हम दोनों वहाँ से निकलकर अपने अपने रास्ते हो लिए। उसके बाद मैं घर आ गया और आते ही सो गया। फिर सुबह थोड़ा देर से उठा और नहा धोकर पैकिंग की और अपना बैग उठाकर निकलने लगा। तब मुझे उम्मीद थी कि प्रीति भी आएगी मुझे देखने, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी और मैं उसे ढूंढता हुआ अपनी निगाहों से वहाँ से चला गया। रात में जब दिल्ली पहुँचने ही वाला था तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा वो प्रीति की कॉल थी। मैंने भी बिना कोई देरी किए फ़ोन रिसीव किया। फिर मैंने प्रीति से पूछा, तुम मुझे देखने क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि वो वहीं थी और गांव में की मेन रोड तक मेरे साथ आई, फिर लौट गई। तो मुझे लगा वो शायद मजाक कर रही है और मैंने कहा, मजाक मत करो, मेरे साथ मैं पहले ही तुमसे दूर आने की वजह से परेशान हूँ। फिर वो बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। फिर उसने मुझे विश्वास दिलाने के लिए बोला कि तुम काली शर्ट और ग्रे पैंट पहन कर गए थे ना। तब मुझे लगा शायद किसी से उसने पूछा होगा, पर उसने फिर बताया कि तुम गांव के मेन रोड से पहले 2 बार पीछे मुड़कर देखे और तुमने पानी भी पिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेला था तो ये सब इसे कैसे पता, और ये थी वहाँ तो मुझे दिखी क्यों नहीं। ये सब सोच ही रहा था कि तब तक बस का कंडक्टर चिल्लाया, आनंद विहार वाले खड़े हो जाओ और उतरने के लिए तैयार हो जाओ। तो मैंने प्रीति से बोला, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन रख के उतरने के लिए तैयार हो गया। अब सुबह के 4 बज गए थे और रास्ते भर जागने की वजह से मैं काफ़ी थक गया था। तो कमरे पर पहुँचते ही बिस्तर लगा के सो गया। फिर मेरी आँख सीधा शाम को खुली। फ़ोन पे देखा तो पापा की मिस कॉल पड़ी थी। फिर मैंने पापा को कॉल करके अपना हालचाल बताया और मुंह धो के बैठा ही था कि मुझे लगा कि मुझे भूख लगी हुई है। तो खाने के लिए मैं पास के ही एक स्टॉल पे चला गया। वहाँ छोले भटूरे खाकर मैं वापस आ गया। आते हुए रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए तो उनसे बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। आते आते रूम पे मुझे लगभग 10 बज गए थे। 10 बजते ही फिर से प्रीति की कॉल आ गई और उसने मेरा हालचाल लिया और फिर पूछा कि खाना खाया। जैसे ही मैंने उसे बताया कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, तभी एकदम से हमारा फ़ोन कट गया। और फिर मैंने कई बार उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन हर बार फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर होने की वजह से लगा ही नहीं। फिर जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो मैं थक हार कर दोबारा सो गया और फिर अगले कई दिन और रात कॉल की, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। तो मैंने रमन को कॉल किया कि जाकर उसकी जानकारी लो और मुझे बताओ। तो रमन बोला, भाई मैं अभी बाहर हूँ, शाम को जाके बात करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ। फिर शाम को 8 बजे के आसपास रमन का कॉल आया। रमन ने इस बार फिर जो बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। रमन बोला, भाई जिस रात तुम्हारी बात हो रही थी उसी समय उसके चाचा ने उसे बात करते हुए पकड़ लिया था और फ़ोन छीन लिया, पर पता नहीं कैसे प्रीति ने अपने चाचा को उठाकर फेंक दिया और उनसे फ़ोन वापस छीन लिया। उसके बाद फ़ोन को वहीं पर तोड़कर फेंक दिया। फिर अपने चाचा से अजीब आवाज़ में बात करते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा और उसके इस बर्ताव को देखकर उसके घर वाले बुरी तरह से डर गए और उन्हें कुछ शक हुआ। तो वे सीधा अपने पास के ही गांव में एक बाबा रहते हैं, उनके पास गए और वहाँ पे जाकर पता चला कि प्रीति को किसी भूत ने पकड़ रखा था। फिर अगले दिन प्रीति को पकड़कर बाबा के वहाँ ले जाया गया। वहाँ ले जाकर एक खंभे से बांध दिया गया। उसके बाद प्रीति बेहोश हो गई। तब उसे तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूंक की। तब पता चला कि उस पर किसी नीलम नाम की लड़की की आत्मा रहती थी। उस तांत्रिक ने प्रीति के गले में ताबीज़ पहनाया और घर में आकर पूजा पाठ की। तब से प्रीति ठीक है। रमन की इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन के बाद जब मैं दोबारा गांव पहुंचा, तब से प्रीति मुझे कई बार मिली, पर उसने मुझे कभी पहचाना ही नहीं। और उसके ना पहचानने की वजह से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलने लगे थे। मैं समझ गया था कि आखिर क्यों प्रीति मुझे हर बार बाग में ही मिलती थी और हर बार रात के 12 बजे ही क्यों मिलती थी।
उसका कॉल रात में ही क्यों आता था? वो क्यों बोली थी कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ? अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, पर मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो मेरा पहला प्यार थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे यह राय दें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या प्रीति को फिर से वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।